हेलो, आवाज हाँ आ जी, रही है हाँ मेरी? जी, या यू आर ऑडिबल। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ आपको ना स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा। उसका रीजन ये है कि हम अभी फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं एआई में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे एआई में। अब अच्छा। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो अभी एक ऑप्स रोल में हूँ, मतलब जिसमें जी। कहते हैं रिसोर्स मैनेजर, या क्या कहते हैं डिलीवरी प्रोसेस मैनेजर का रोल है समझ मेरा गया। अभी जी। फिलहाल बॉश में। ओके। ठीक है, मतलब मैं ओके। प्रोसेस वाइज एआई कैसे होना चाहिए, एआई गवर्नेंस से रिलेटेड है, मतलब मेरा ओके। ज्यादातर। ओके। तो ओके। लेकिन अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन एआई पूछो, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरा वर्किंग ऑन एआई इज नील। तो मैं तो अभी सिर्फ जी। गवर्नेंस का ही देख रहा हूँ कि जी। अलग अलग ओके। उसमें कंट्रीज में ये कहाँ कहाँ जी। कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सब कुछ। ओके। ओके। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, एक नैग है लर्न, मतलब नई चीजें सीखने का, कि आगे आगे कल को जी। और कुछ, मतलब फील्ड अगर मिल जाए हमें विद इन, बिकॉज आने वाले टाइम जैसे एजेंटिक एआई, क्लाउड, ये सब कुछ, मतलब क्लाउड तो खैर पुराना ही हो गया, लेकिन अभी क्लाउड और एजेंटिक है। और वैसे मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट है, मतलब आई एम जी। वर्किंग विद साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। इन द ओके। साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हमारे मतलब देयर आर वेरियस डोमेन्स वेयर इन पीपल आर वर्किंग, लाइक वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, या एक सिक्योरिटी कंसल्टिंग होता है वो हो गया, और फिर जी। एआई हो गया, मतलब हाउ टू यूज एआई इन क्लाउड। तो और उसी में ही काइंड ऑफ एआई गवर्नेंस, या आप ये समझ लो कि प्रोसेस, मतलब जो बॉश के प्रोसेस के हिसाब से जो चलना चाहिए, वो सब कुछ जी। है ओके। मेरा काम। तो अब लेकिन ये सब कुछ मतलब आप अगर, मैं तभी तो आपको ये कहा है कि आप अगर सिखाना क्या? स्टार्ट करो तो स्क्रैच से ही एक बार स्टार्ट करना कि एआई गवर्नेंस, मतलब एआई क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, और जी। कैसे, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या चाहिए सीखना हमें, और फिर गोइंग फॉरवर्ड हम मतलब आगे अपना प्लान बना सकते हैं कैसे कैसे। ओके। 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 ठीक है, समझ गया मैं। बाकी राहुल एंड पुनीत, एनी इनपुट्स फ्रॉम योर एंड गाइस? So Vikalp, see, like me and Rahul, we have same kind of experience. So we are coming from the RPA side. So we have like more than 10 years of experience in the RPA technologies like Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere, and ओके। Microsoft Power Platforms, those ओके। things. So अभी फिर वहां से आपको पता है कि वो भी ऑटोमेशन होता था. We used to create a हाँ। bots. तो वहां से राइट। industry is moving from from RPA bots to towards the agentic AI. So we ओके। are working as a manager. So I was working with Deloitte, and last week only I joined KPMG, and Rahul ओके। is working with PwC. So we are working as ओके। a delivery manager in the AI space, where we are basically handling the end-to-end delivery in AI. So ओके। but we मतलब development के standpoint से we don't have any experience in AI, but functional level पे we know के how things works और कि किसके टाइप की क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं. तो functionally we know, बट वो ओके। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब इंडिपेंडेंटली वी हैव नॉट बिल्ड एनीथिंग. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम में से किसी के पास नहीं है। नहीं. अच्छा। ओके। ओके। अंडरस्टूड। Yes, yes, because so we have been working into these agentic AI sort of projects, but not as a core technical हाँ. role. We have been ओके। using these AI tools, like Kiro, Cloud, also will be using in some time. We have done these basic Udemy courses, Andrew NG and all those guys. They are very famous on Udemy. So, Yeah, since but we are yeah, I working mean, as a yeah, we say as we are working as a delivery lead, so we have a technical team who build all the solutions, who basically create the architectures. But वो हमने कभी नहीं किया है. So like we want to learn those things as well. So tomorrow if we need to work independently or if we want to build any solution, so we should be in a position to work independently. yeah, अंडरस्टूड। so अंडरस्टूड। so because the expectation is like what sort of projects we can expect. Let's say if you go to a new company or in
what sort of projects we can expect in this area, and how can we solutionize, and how can we dig deeper and provide Yeah. a solution with Huh. respect to the tech stack we can leverage, like what tools we can leverage if client gives us some sort of problem statement. Okay, so So, where can you use AI, agentic AI, or where it is not required? So all those things we would want to taken into consideration. So yeah, like so so Vikalp, आपने like so what is your agentic experience? Sorry, I joined a bit late. Like so, just wanted to understand on those side. Okay, so मैं थोड़ा सा अपना brief कर देता हूँ कि see, I am also having around more than 10 years of experience working in this IT field, and I started my journey with data engineering side. So I worked on like data migration and all, Azure Data Factory, Databricks, used for like PySpark and all. And apart from that, I also worked on DBT and Snowflake and such tools related to data migration and all. Like later on, like I think from last 2.5 years, I shifted more. I before from last 5 years, I've been mainly involved with the data science as well, AI ML side. So working on some AI ML algorithms, and like we had a good team and a big team. So multiple people are managing multiple tasks. So related to data science and all. So later on, from last 2 to 2.5 years, I have been mainly involved with agentic AI and GenAI part. So last 3 years, मतलब 2.5 years से मैं agentic AI और GenAI projects पर ही काम कर रहा हूँ. And parallelly, I'm also working on these training sessions as well on this agentic AI and all. And recently, as I told K, I was working in with United Health Group, and recently I joined BCG as a AI engineering manager there. तो ये सारा का सारा भी little bit about my background. And I've taken sessions, multiple sessions. I've taken sessions in IIT Guwahati as well. I've taken sessions. I've taken faculty development program in multiple universities like Punjab University, Chandigarh University, and same government की side से Ministry of Education की तरफ से I've taken multiple sessions on agentic AI. So session wise, I am having enough experience. काफी सालों से मतलब I am involved in the teaching role. And apart from this, hands-on की, as you asked Rahul, right, about what hands-on I'm having. So hands-on के लिए from last 2.5 years, I have completed I think 5-6 projects. Apart from that, I have done few freelance projects as well, end-to-end projects on agentic AI. तो hands-on is I think I'm having enough hands-on. तो उसी according मैं जैसे जो sessions लेता हूँ, I have planned my curriculum. तो उसमें I have planned around 2 to 3 hands-on projects. So I'll help you to go through those projects as well, ताकि आप लोगों को भी similar hands-on हो जाए. What और मैंने उसमें सारा का सारा I have taken all the best practices that we are using within AI field right now. तो सारे best practices को ही I am like considered here in my curriculum. So I think this is a little brief about me, and we can like I can start sharing my screen and like show you how And we can. about cloud, so any cloud experience you have? Yeah, I am having experience on Azure. Okay. Okay. And what all services have been you have been leveraged using these solutions? In Azure? Azure का mainly तो वैसे तो Azure Data Factory में मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ for orchestration. जब data pipeline when I was creating data pipelines and all, तो orchestration के लिए उसको use किया है. Apart from that, recently I have used for AI as well, like जो Azure का OpenAI Search Index Vector database है. Previously I was using ChromaDB and this Facebook's similarity search vector database. But अभी recently मैंने Azure का जो vector database है OpenAI Search Index, उसको use करना start किया, semantic searching वहाँ पे use करना start किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिप्लॉयमेंट के लिए Azure Kubernetes सर्विसेज को डॉकर इमेज क्रिएट करके Azure Kubernetes सर्विसेज पर अपना मॉडल डिप्लॉय करने का, ये सारा चीजें आई हैव यूज्ड. एंड अभी रिसेंटली मैं गो थ्रू कर रहा था, जैसे Azure का OpenAI मतलब AI फाउंड्री स्टार्ट मतलब लॉन्च किया हुआ है, तो उस पर भी मैं स्टार्ट किया गो थ्रू करना, तो उस पर भी हम धीरे धीरे शिफ्ट हो सकते हैं. Okay. हाँ जी. Yeah, that's fine. So today, what you gonna start off with? Like, what is like
So so like Vikalp, they plant some. yeah. So हाँ जी, hello. yeah, you are Yeah. audible. Yeah. So Vikalp, what I was saying is that like as we mentioned, like we all are working as a manager, ठीक है? So अभी basically राहुल और मेरे साथ क्या होता है कि we are working as a front end delivery lead and we basically get into the discussion with client, we understand their requirement, we understand their problem statement. तो उसके बाद like हम लोग इस लेवल पे जानना चाहते हैं because होता क्या है कि डिस्कशन के बाद तो client ask us के basically which model we should use, which technology we should use, whether we should go for the AI or not. तो हमें उस लेवल का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के उसको गाइड कर पाए, उसको बोल पाए कि भाई ये मतलब एआई आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा या नहीं होगा, और यू शुड कंटिन्यू विद द ट्रेडिशनल ऑटोमेशन और यू शुड नॉट इंट्रोड्यूस द ऑटोमेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो वी नीड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द नॉलेज. ओके, ठीक है. So I'll tell you. So हाँ अभी जी. क्या था कि I was working in a project. So we're developing a solution, a RAG-based solution. Okay, so we were using Atomic Agents framework. Okay, so उसका एक orchestration agent होता है, फिर तीन चार Q&A agent होता है, so तीन चार उस framework में होते हैं. So we were trying to replicate the same. And the front end side में हम Power Pages, ये Power Automate ये सब use कर रहे थे. But eventually क्या हुआ कि after the first phase, when we deployed the solution, right, we created this agentic kind of issue like due diligence sort of framework for the client. But वो Power Pages और इसका कुछ तो limitation था कि performance wise बहुत issues आ रहे थे. ठीक है, तो then they decided कि अभी इसको Power Pages की जगह React वगैरह use करते हैं. तो कुछ तो like बहुत ही बड़ा shift हुआ and client was not very happy. ठीक है, तो ये like so what we want to learn is like at a very architectural level कि ठीक है, आप किसी को solution दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, not from the data perspective, from the like आप स्केल कैसे कर पाओगे. चलो आपने एक सोल्यूशन बना दिया, आप स्केल कैसे उसको कर पाओगे, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के, गवर्नेंस एस्पेक्ट्स के हिसाब से, व्हिच इज राइट कि तो जैसे सर्विसेज वगैरह, जैसे एक तो पहले एनजीसी यूज करते थे, फिर ट्रस्टी पार्टनर यूज करते थे, तो वहां भी काफी चेंजेस करने पड़े. तो वो उस लेवल पे हमें ना एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि जब आप इसको डिप्लॉय करते हो क्लाउड पे या जब इसको स्केल करते हो, तो व्हाट कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन. ठीक है, तो वो लेवल पे हमें थोड़ा समझना है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस आप देखोगे ना, हम वी आर इन द कैटेगरी 16 to 20 years, तो हमारा सबका एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, आप क्लाइंट ना हमसे वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यार आप बैठ के कोडिंग करोगे या डेवलप करोगे समथिंग. वो एक्सपर्टीज के हिसाब से हमसे डिस्कशन करते हैं कि आर्किटेक्चर बना के देंगे. हमें ना एंड टू एंड फ्लो बना के दो कि भाई आप हमारा जो मान लो जैसे कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम उसको 100% तो ऑटोमेट कर नहीं सकते, राइट. बट हमें समझना है कि जो क्या पार्ट है जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, और किस लेवल पे लाइक कौन सी चीज कहाँ फिट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगेन लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होता है कि अभी किसी को पता नहीं है, वो आपका नेगोशिएशन स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, राइट, कि हाउ कैन यू परसुएड द पर्सन, राइट, सो कि वो आपका सॉल्यूशन ले ले. बट अगेन ऑन द रियलिस्टिक साइड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो उस लेवल पे हमें ना थोड़ा वो चाहिए कि, और एजेंटिक का क्या है कि अभी आजकल सब कुछ ही लाइक लोग चैटबॉट बना रहे हैं, कर रहे हैं. ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के भी कोपाइलट स्टूडियो वगैरह काफी ये सब कर रहे हैं. बट वो एक्चुअली एक तरह का हाइप भी है, बट इसीलिए हम थोड़ा चाह रहे हैं कि थोड़ा क्लाउड प्लस एजेंटिक थोड़ा फ्लेवर वी कैन गेट इनटू, तो हमारे लिए भी सही लगेगा. तो ये हमारे, तो इसीलिए लाइक हम सोच रहे थे कि यार अभी लाइक I hope you are able to understand what I'm trying to say. I understand. So you got our requirement. What exactly we are looking for?
हाँ, मुझे समझ में आ गया what you guys are exact. You want to understand the architecture level of AI, how you can implement that particular architecture in your projects and in your use cases, right? Yes. Obviously बात है, coding is not required as per your experience. I totally understand. तो आपको Exactly. best practices we are using in the AI field and how we can implement those architectural level best practices in your projects. ये आपको Yes. समझना है, right? Yes. तो या मतलब आर्किटेक्चर भी अगर हमें बनाना है कि जैसे सपोज अभी हमारे एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट में क्या हुआ, रिसेंट प्रोजेक्ट में, तो क्लाइंट वाज टोटली ब्लैंक, उसको कुछ भी नहीं पता था, तो उसको एंड ही वाज यूजिंग द एडब्ल्यूएस, उसको बस ये था कि मेरे को यहाँ पे एजेंटिक एआई इंप्लीमेंट करना है अपने एरिया में, यू जस्ट पिक एनी यूज केस एंड इंप्लीमेंट द एजेंटिक एआई फॉर मी। तो उस पे हम मतलब कौन सा सॉल्यूशन हम उस पर बिल्ड करें, कौन सा मतलब ये फ्रेमवर्क हम यूज करें, लैंग्राफ यूज करें, लैंगचेन करें, क्रू एआई करें, कौन सा वो ये चेंज वो करें, तो उसने वो सब डिसीजन हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो कैसे हमें मतलब विच टूल विल बी मोर सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑटोमेशन और द एजेंटिक एआई, तो वो सब चीजें हम लोगों को डिसाइड करना तो हमें उस लेवल का नॉलेज चाहिए। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। ठीक है, तो हम मतलब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आप लोगों को एजेंटिक एआई से ही शुरू करता हूँ। पहले तो बेसिक्स चीजें समझाता हूँ, कैसे हम पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं। एजेंटिक एआई एक बेस जैसे रैग मॉडल से स्टार्ट करते हैं। आज रैग मॉडल ले लेते हैं। रैग जैसे आई थिंक राहुल हैज मेंशन्ड, तो रैग ही सबसे ज्यादा इस टाइम पे आई मीन जरूरत में भी ये सबसे ज्यादा काम रैग पे एआई के एजेंटिक एआई को एक तरह से सेकंड टर्म में रैग ही बोल रहे हैं। रैग एजेंट भी बनाए जा रहे हैं जो कि अलग अलग यूज के लिए हम उनको यूज कर रहे हैं, राइट? हेलो, right. तो Yeah. तो हम रैक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। सो विकल्प सॉरी जस्ट वन क्वेश्चन, तो इसमें हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कवर करेंगे ना? हाँ, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आपको पूरी कवर करा दूंगा, जीरो से लेके। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जितना बोलोगे सारा करा दूंगा। वन शॉट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्टिंग, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, पूरा का पूरा एंड टू एंड, अगर आप क्योंकि चाहते देखो हैं। एजेंटिक का बेस तो प्रॉम्प्ट ही है, तो इट्स बेटर अगर हम प्रॉम्प्ट से शुरू करें तो वो हमारा एक चलता रहेगा, पहले प्रॉम्प्ट कवर हो जाएगा, फिर प्रॉम्प्ट से ही हम कन्वर्ट होते हैं टूवर्ड्स एजेंटिक एआई, क्योंकि बट चैटबॉट ही चलता है उसमें। मैं समझ गया, मैं प्रॉम्प्ट का करा दूंगा, बट प्रॉम्प्ट अभी थोड़ा लेटर ऑन आएगा। पहले हाँ कोई इशू नहीं है, हाँ, ये मैं मैं जस्ट करिकुलम के हिसाब से बोल रहा था मैं। आप अपने हिसाब से आप स्टार्ट कीजिए, नो इशू। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं मुझे मतलब जिस हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, मैं हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करता हूँ ना। जी जी। पाइथन आई एम होपिंग कि पाइथन में आप लोग बेसिक्स तो सबको मतलब वो हो गई आई थिंक, या अगर नहीं है तो मैं पाइथन को स्क्रैच से, वो पाइथन भी हम शुरू से ले सकते हैं। नहीं, वो पाइथन बाद में देखेंगे। एक बार आप जो रैग वगैरह एक बार आप स्टार्ट कीजिए तो विल ठीक है। I'll just share my screen. Let me know once my screen is visible. Is my screen visible? या इट्स Okay. मैंने ये बोर्ड अभी जस्ट लॉग इन करा, आई डोंट नो, मैंने इससे पहले से यूज नहीं किया हालांकि। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो एक थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि व्हाट इज रैग। रैग सिंपली क्या कर रहा है, अगर फुल फॉर्म वाइज आते हैं तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन होता है। तो रैग में क्या करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल की तरह बताते हैं कि जैसे कोई एक हमारे पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस में मल्टीपल हमारे पास डेटा है, डेटा सेट्स पड़ा हुआ है अलग अलग फॉर्म्स में। ठीक है, उस डेटाबेस को से उस पर्टिकुलर जैसे किसी यूजर ने कोई क्वेरी करा, अब उस यूजर की क्वेरी को एक रिट्रीवर होगा जो हम क्रिएट करेंगे, वो डेटाबेस तक लेकर जाएगा और डेटाबेस से उससे मिलता जुलता जो चंक है, जो इंफॉर्मेशन मिलती जुलती है, उसको लेकर आएगा वापस। और फिर वो लेकर आने के बाद, रिट्रीव करने के बाद, वो दे देगा एलएलएम को। एलएलएम उसको फिर पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद में जनरेट करके देगा आंसर। तो ये सिंपल बेसिक सा मैंने फ्लो होता है रैग का, कि रैग में सिंपल हम एक क्वेरी कर रहा है, यूजर एक क्वेरी कर रहा है, रिट्रीवर जो हमारा डेटा सेट ऑलरेडी था उसके थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल कर ला रहा है, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवर दे रहा है हमारे एलएलएम को, एलएलएम उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रेट करके हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वापस से हमें आंसर कर रहा है। एक बहुत बेसिक सा मीनिंग है ये रैग का। बट एक्चुअल में रैग का यूज केस कहाँ है, रैग को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैं थोड़े से वो एप्लीकेशंस बताता हूँ आपको पहले। जैसे मैंने जो अभी रिसेंट 4-5 प्रोजेक्ट किए हैं, मैं उनको उनको बताता हूँ, तो शायद आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में रिलेट कर पाए उसको। जैसे रिसेंट अभी एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, ऑप्टम यूनाइटेड हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक प्रोजेक्ट आई वाज बिल्डिंग जिसमें हमें क्या करना था कि ऑपरेशंस टीम होती है, वो ऑपरेशंस टीम क्या करती है, कोई भी यूजर पेशेंट जब क्लेम अप्लाई करता है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई करता है,
तो ऑपरेशंस टीम क्या करती है, वो क्लेम अप्रूव होगा या नहीं होगा उसके लिए उनके पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उनके पास, और एक उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक जो यूएस की पॉलिसीज है उनका डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनल पॉलिसीज डॉक्यूमेंट होते हैं, और 3-4 उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। उनको वो एनालाइज करते हैं, उनसे गो थ्रू करते हैं, उसके बेस पर जो यूजर ने अप्लाई किया क्लेम, उसको फिर वो चेक करते हैं क्या ये क्लेम अप्रूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें ना अराउंड मतलब पर क्लेम उनको 15 से 20 मिनट जा रहा था अब तक। तो वी केम अप विद अ सॉल्यूशन कि हम इसका एक रैग एजेंट बनाते हैं, लैंगचेन पर ही बनाते हैं, जो कि ये अप्रूवल का प्रोसेस जो है, मैनुअल ऑपरेशंस टीम का अप्रूवल प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे। तो हमने एक रैग एजेंट बनाया, उसमें हमने मल्टीपल मतलब ये सारे के सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स उसको फीड कराए, और उसमें हमने मल्टीपल टूल्स इन मतलब क्रिएट करे, मल्टीपल टूल्स इंटीग्रेट करे मैंने। उन टूल्स में हमने क्या करा था कि कुछ एक दो वेब सर्च टूल्स भी इंटीग्रेट करे थे, जो कि रियल टाइम, जैसे यूएस गवर्नमेंट अभी ट्रम्प क्या कर रहा है कि वो मेडिकेयर में भी बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, तो रियल टाइम चेंजेस आ रहे हैं। तो वो हमारा जो इंटरनेट टूल था, वेब सर्च टूल था, वो रियल टाइम इंटरनेट को रिसर्च कर रहा था कि रिसेंट कोई चेंज तो नहीं आया है, उसको लेके प्लस जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए उसको लेके हमारा पूरा का पूरा एजेंट क्या करा कि जैसे ही ये जो टूल था, एजेंट था, ये यूज तो ऑपरेशंस टीम ही कर रही थी, बट उनका मैनुअल काम बचा कैसे कि कोई भी पेशेंट की क्वेरी है, उन्होंने उसको डेटा, एजेंट को डेटा दिया उसका, उस एजेंट ने पूरी की पूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू किए, इंटरनेट पे कोई अपडेट आया हो, कोई चेंज आया, उसको गो थ्रू किया, उसके अकॉर्डिंग उसने एनालाइज करके, एजेंट ने प्लानिंग एजेंट था उसमें, रीजनिंग एजेंट थे, सारे एजेंट्स ने एनालाइज करके एक फाइनल रिपोर्ट दे दी कि दिस क्लेम शुड बी अप्रूव्ड और नॉट। अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो हमने वहां पे एक ह्यूमन इन द लूप भी लगाया हुआ था, जैसे आप बोल रहे थे ना स्केलिंग के लिए, तो स्केलिंग के लिए और एक्यूरेसी के लिए हमने वहां पे एक ह्यूमन इन द लूप लगा रखा था कि अगर कुछ भी एनोमली डेटा में उसको मिलता है एजेंट को, तो ही विल सेंड दैट पर्टिकुलर क्लेम फॉर मैनुअल रिव्यू। तो वो वहां पे जो मैनुअल पर्सन, ऑपरेशन टीम में जो पर्सन बैठा हुआ है, वो उसको फिर मैनुअली रिव्यू कर सकता है। बट जहां पे हर क्लेम 15 से 20 मिनट ले रहा था, अब वो 10 से 15 सेकंड में हो रहा है, और हार्डली आई थिंक 85% तक हमारे क्लेम प्रॉपर जा रहे थे, 15% में मैनुअल रिव्यू की जरूरत पड़ रही थी। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि ये एक यूज केस था जहां पे हमने रैक को इंप्लीमेंट किया और अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया एक अच्छे लेवल पे, और इसको हमने स्केल भी किया, और ये रनिंग में है अभी ये वाला प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा और मैं बताता हूँ रिसेंटली एक बहुत रिसेंट प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था, वो भी हेल्थ हेल्थ केयर के अलावा बताता हूँ। मैंने अपनी मतलब जो टीम जो थी, जूनियर टीम जिसको मैं ट्रेन कर रहा था, तो डेटा एनालिसिस की टीम, तो उनको डेटाबेस से काफी क्वेरी करने में काफी टाइम लग रहा था। कुछ बड़े बड़े क्वेरी, जैसे टैबलो पर कोई रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए बहुत सारे सीटीज बनाने हैं, उसके लिए बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाने हैं, फिर उसको हमें पूरा का पूरा टैबलो पर फीड करना है, वो एसक्यूएल की कस्टम क्वेरी। तो उसके लिए एक सीक्वल एजेंट भी बनाया था, एक सिंपल सा सीक्वेंट एजेंट बनाया था कर्सर एग्जीक्यूटर की हेल्प से। तो उसमें आप सिंपल अपना यूज केस बताएं, वो डेटाबेस से इंटीग्रेट किया था, उसमें आप यूज केस बताते हैं, वो आपको क्वेरी पहले क्रिएट करके देता है, फिर आप उसको अलाउ करते हैं कि एग्जीक्यूट दिस क्वेरी ऑन द डेटाबेस, तो फिर वो वहां से डेटाबेस से एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देता है। तो इस टाइप के कुछ रीसेंट रैग बेस्ड मॉडल्स, एजेंट्स मैंने बनाए हुए हैं जो कि इस इन यूज केसेस में काम कर रहे थे। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई इस छोटे से एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स की। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि रैग एक्चुअल में क्या चीज है, रैग को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और रैग का आर्किटेक्चर क्या हो सकता है, राइट। तो सबसे पहली बात मैं अगर बात करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर ड्रॉ करके यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, तो नॉर्मली हमें सबसे पहला काम तो सेटअप करना पड़ेगा एनवायरनमेंट। मैं जो आर्किटेक्चर लेवल समझा रहा हूँ आपको पूरा का पूरा, तो सेटअप करेंगे हम एनवायरनमेंट, राइट। वंस एनवायरनमेंट हमने सेटअप कर दिया, तो अब सेटअप एनवायरनमेंट क्या पाइथन में हम बनाते हैं इसका पूरा का पूरा, तो पाइथन में हम इसका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। एनवायरनमेंट सेटअप करते टाइम जो भी हमें डिपेंडेंसीज की जरूरत होती है, वो सारे के सारे डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने। जैसे मैं खोल भी रखी है वर्कबुक, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रैग बेस्ड आर्किटेक्चर ही यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने शेयर कर रखा है। मेरी आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट। विजिबल। यस यस यस। जैसे यहाँ पर मैं एक रैक बेस बना रहा हूँ, मैंने यहाँ गूगल कोलैब का यूज किया हुआ है, क्योंकि वीएस कोड का भी हम कर सकते हैं। वीएस कोड में हमें .env फाइल अलग से बनानी पड़ेगी, यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हम कोलैब सीक्रेट्स में सारा कुछ डाल देते हैं, जितने भी एपीआई कीज वगैरह की हमें जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए, जैसे मैं लैंगचेन पर बना रहा हूँ, तो मैंने लैंगचेन इंस्टॉल कर रखा है, लैंगचेन ग्रॉक इंस्टॉल कर रखा है फॉर एपीआई फॉर एलएलएम, राइट। तो एनवायरनमेंट सेटअप किया, सबसे पहला काम। एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद जो सेकंड
थिंग दैट वी डू एट आर्किटेक्चर लेवल। हम दूसरी चीज जो करते हैं वो ये हमारी रहती है, वंस हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया उसके बाद हमें अपना एपीआई की सेटअप करना होता है। बहुत बेसिक, मतलब मैं आर्किटेक्चर बता, बेसिक नहीं, ये मतलब बेसिक से एडवांस आर्किटेक्चर है। जहां भी जितना भी आप कॉम्प्लेक्स रैग मॉडल बनाएंगे, रैग प्रोजेक्ट बनाएंगे, उन सब में यही आर्किटेक्चर आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। बस ये आर्किटेक्चर अगर दिमाग में रहेगा तो सारा कुछ, ये सारा फ्लो दिमाग में रहेगा, सारा कुछ आसान लगेगा। बाकी सारी चीजें एड ऑन होती जाएंगी, बट बेस जो रहेगा वो हमेशा यही रहने वाला है रैग का। अभी तक तो यही है टेक्नोलॉजी में, अब रिसेंटली चेंजेस तो बहुत सारे आते जा रहे हैं, बट फिलहाल तक तो यही चल रहा है। तो फिर हम सेकंड स्टेप में व्हाट वी डू इज वी सेट अप द एनवायरनमेंट। तो हम एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप में एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद वी सेटअप द एपीआई की। अब जैसे जो भी हम एलएलएम का एपीआई की ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं यूज किया ओपन एआई का एपीआई की यूज कर रहे हैं आप, या जेमिनी का कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जेमिनी और ग्रॉक दोनों की यूज करके बताया आगे, तो मैं यहाँ फिलहाल पहले ग्रॉक का कर रहा हूँ। तो ग्रॉक का मैं सबसे पहले आई मीन एपीआई की सेटअप करूंगा। जब एपीआई की सेटअप हो जाएगा तब मेरा सबसे पहला स्टेप आता है। पहला स्टेप क्या है, मैं अभी ना आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद इन डेप्थ सारे स्टेप्स हम चलेंगे। अभी जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू ऑफ द आर्किटेक्चर, कैसे हम रैक बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो सबसे एपीआई की सेटअप होने के बाद हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो हम अपने डेटा को स्टडी करते हैं, अपने डेटाबेस को स्टडी करते हैं या डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, रैक जो होता है वो डेटा स्पेसिफिक एजेंट होता है, वो जनरलाइज्ड एजेंट नहीं है। हालांकि LLM is integrated with it, but LLM is not free to get answers throughout the internet and give you that answers, right? LLM को strictly इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि दैट एलएलएम हैज टू गिव आंसर ओनली थ्रू द पर्टिकुलर डेटा सेट जो कि हमने प्रोवाइड करा रखा है अपने मॉडल को, राइट। आई मीन टिल हाउ, इतना आई मीन सबको क्लियर होगा? Yes, Yep, yes, yep, yep. yep, yep. ओके फाइन। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक सेट ऑफ, मतलब पूरा का पूरा डेटा सेट चाहिए जिसके बेस पर हम अपना रैक बनाने वाले हैं। रैक डेटा स्पेसिफिक होता है। तो जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं, जैसे मैं हेल्थ केयर वाले की बात कर रहा हूं, तो वहां मेरा क्या डेटा सेट था, पॉलिसी गाइडलाइंस या पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस जो भी थे, 4-5 डॉक्यूमेंट जो थे हमारे, वो हमारा डेटा सेट था। उस डेटा सेट के साथ साथ हम कुछ इंटरनेट से सर्चिंग भी कर रहे थे कुछ नए पॉलिसी अपडेट्स में जो गवर्नमेंट रिलीज कर रही है। तो ये सारा का सारा डेटा सेट था। तो मेरे एलएलएम को जो भी आंसर करना था वो इस डेटा सेट के थ्रू ही करना था, इसके बाहर उसको नहीं जाना था। अगर इसके बाहर जाता है तो फिर दैट इज नॉट रैग ना, फिर तो जनरली हमारा एलएलएम ही, वो तो इंटरनेट सर्च करके हमें डेटा दे ही रहा है। तो हमारा ये रैग बनाने के लिए हमारा जो थर्ड मेन पार्ट आता है वो आता है डेटाबेस। डेटाबेस और डेटा सेट, और अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। अब वो डॉक्यूमेंट ना पीडीएफ में भी हो सकता है आपका, वो डॉक्यूमेंट सीएसवी भी हो सकता है, वो पूरा का पूरा आपका एसक्यूएल डेटाबेस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो राइट। तो ये हमारा थर्ड स्टेप आता है। आफ्टर सेटिंग अप द डेटाबेस हमें क्या करना होता है, हमने डेटाबेस बना लिया, हमने डेटाबेस रेडी कर लिया जिसको हमें फीड करना है, किसको, अपने रैग मॉडल को। तो हमें उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो वही होता है, लोडिंग और फीडिंग डेटा टू रैग। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हमें अपना डेटा फीड कराना है या लोड कराना है अपने रैग मॉडल में। वंस डेटा इज फीडेड टू द रैग, जब हम डेटा रैग को दे देते हैं, उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं तो अब एक और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने डेटा सेट रेडी कर लिया, डेटा सेट हमने मैं फॉर बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं डेटा सेट जो रेडी कर रहा हूँ वो मेरा पीडीएफ फाइल है, ठीक है, पीडीएफ में मान लेता हूँ उसको। अब पीडीएफ फाइल को मैं फीड कराऊंगा अपने डॉक्यूमेंट को, मतलब अपने डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट को मैं फीड कराने वाला हूँ अपने रैग मॉडल में, राइट। तो फीड कराएंगे तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, मैं वो समझाता हूँ। क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया जो कि 10 पेज का था मैक्सिमम, ठीक है, आपको समझ में आ गया। बट जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे क्लाइंट डेटा पर, तो वो तो डॉक्यूमेंट आपका 500 पेजेस का भी हो सकता है, 5000 पेजेस का भी हो सकता है, राइट। अगर इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे पास है ऑलरेडी, जो कि इतना बड़ा साइज का डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप उसको डायरेक्टली डायरेक्टली एलएलएम को फीड कराओगे
तो LLM क्या करेगा, वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देगा, वो एक्यूरेसी आपकी खराब कर देगा, उसमें सर्चिंग जो स्ट्रेटजीज आपने लगा रखी हैं वो स्ट्रेटजीज भी आपकी उस लेवल से काम नहीं करेंगी जिस लेवल से एक्चुअल में करनी चाहिए थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो फॉलो होती है वो ये होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कभी भी डायरेक्टली, अपने डेटाबेस को कभी भी डायरेक्टली एलएलएम को फीड नहीं कराते हैं। हम क्यों क्यों नहीं कराते, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है और कोई एक पर्टिकुलर आपने जो क्वेरी करा उसका आंसर उसके मान लेते हैं 899 पेज पर है, तो एलएलएम क्या कर रहा है, वो उसमें प्रॉपर वैसे इंडेक्सिंग तो नहीं हो रही, वो तो डायरेक्टली सीक्वेंशियली जा रहा है और सीक्वेंशियली पहुंच के 899 पेज पर जब पहुंचता है वहां से आंसर निकाल रहा है, तो एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। सेकेंड थिंग इज कि जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं हो सकती क्योंकि एलएलएम ट्रैप में फंस जाता है, वो लूप में फंस जाता है, तो एक्यूरेसी भी आपकी गड़बड़ हो सकती है, प्लस वो हेलुसिनेट, अगर वो लूप में फंस गया तो वो हेलुसिनेट करने लग जाएगा। तो बार बार इसको अगर हम ऐसे ही करते हैं तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, फिर हम ऑटोमेट नहीं कर पा रहे। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इन सारे सारे फ्लॉज को अवॉइड करने के लिए हम बेस्ट प्रैक्टिस ये यूज करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को हमेशा चंक करते हैं। ठीक है, तो हम चंक में क्या कर रहे हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट की स्प्लिटिंग कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। अब वो चंकिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, जैसे कि मैं अभी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, सिमेंटिक चंकिंग। सिमेंटिक चंकिंग में हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हमने लगाया, मतलब फीड कराया है उसको एलएलएम को, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी सेंटेंसेस हैं या जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सबको हम चंक कर रहे हैं, यानी कि हम मीनिंगफुल पीसेस निकाल रहे हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है एलएलएम क्या कर रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है मीनिंग में, और मीनिंग बेस्ड उसकी चंकिंग कर रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, राइट। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, जैसे 1000 पेज का डॉक्यूमेंट था, बहुत सारा टेक्स्ट था, उसने बहुत सारे चंक कर दिए, मान लेते हैं उसके 500 चंक्स कर दिए उसने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो 500 चंक्स करने के बाद क्या हुआ, हम उन चंक्स को हमें डेटाबेस में, या एक नया डेटाबेस हमें लेना पड़ेगा या हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर हम उन चंक्स को स्टोर करेंगे। तो पहले तो मैं इस वाले स्टेप को लिख देता हूँ, वंस फीडिंग द डॉक्यूमेंट, हम उसको क्या कर रहे हैं, चंक कर रहे हैं। जैसे एक स्ट्रेटेजी दे देते हैं इसमें, सिमेंटिक चंकिंग निकाल किया, उसके बेस पर हमने इसकी चंकिंग कर दी, राइट। अब चंकिंग करने के बाद क्या हो रहा है, हम उन चंक्स को एक डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। जैसे कि जब भी हम ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसक्यूएल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, या मतलब ये मोंगोडीबी की बात कर रहे हैं, इस टाइप के ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिट्रीवल फास्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मतलब कार्टेशियन फॉर्म में एक्सेस नहीं कर सकते अपने चंक्स को। तो एआई के टर्म्स में यहाँ पर एक नए टाइप का डेटाबेस इंट्रोड्यूस होता है। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे हैं आपको। या कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं नहीं, अच्छा, मुझे ऐसा, मुझे शायद मेरी आवाज रिपीट हो रही थी। नो इशू। ठीक है कि चंकिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम डेटाबेस जो बना रहे हैं, यहाँ पर हम वेक्टर डेटाबेस का यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वेक्टर डेटाबेस में क्या रहता है, वेक्टर डेटाबेस का फीचर क्या है मैं वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यूज करने वाला हूँ क्रोमा डीबी। ठीक है, क्रोमा डीबी इज अ वेक्टर डेटाबेस। अब ये वेक्टर डेटाबेस क्या कर रहा है, जैसे बहुत एग्जांपल देता हूँ मैं सिंपल से। जैसे सबने मतलब क्लास 11 12 में डिटर्मिनेंट्स या वेक्टर पढ़े होंगे फिजिक्स में, आई मीन कोई रिलेट कर पाए तो। हेलो, हाँ नहीं यार, बट हाँ एक बार मुझे बस याद मैं नहीं ये है नहीं, यार। मैं पूछने मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रिलेट तो कर पा रहे होंगे कि हमने वेक्टर्स ऐसा कुछ पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्सेस पढ़े थे मैथ्स वगैरह में, राइट। तो वहां पर क्या रहता है कि जब हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो उनमें फॉर एग्जांपल 3x3 का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो हर एक रो में 3 कॉलम्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। पहली रो में 3 एलिमेंट्स है, दूसरी रो में 3 एलिमेंट्स है, तीसरी रो में 3 एलिमेंट्स है, राइट। अब उसमें क्या रह रहा है, ये एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम वेक्टर्स में, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमने बचपन में पढ़ा होता है, ठीक है, कोई नहीं। बस इतना आप ये रिलेट करो कि मैट्रिक्स जैसा कुछ होता है। अब उसमें हर रो में 3 एलिमेंट्स हैं। अब क्या होता है कि मान लेते हैं दूसरा मैट्रिक्स में लेकर आता हूं, पहला मैट्रिक्स है जिसके हर रो में 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरा मैट्रिक्स है जिसके हर रो में 3 एलिमेंट्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर किसी को कुछ याद हो तो कैसे होता था कि पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को हम दूसरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ
मल्टीप्लाई करते थे क्रॉस में, जैसे कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, राइट। तो वो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन सिंपल शब्दों में वेक्टर डेटाबेस में कैसे अप्लाई होता है मैं वो बताना चाह रहा हूं कि हर एक एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का एक्सेस कर सकता है, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसको कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो सेम चीज ही हम यहाँ पर एआई में मतलब अपने रैग में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे कि हमने जो चंक्स बनाए वो सारे के सारे चंक्स जो हैं उनको हमें वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना है, एलिमेंट्स की फॉर्म में, वेक्टर्स की फॉर्म में। के बीच में, इन दोनों के बीच में एक और हमारा स्टेप आता है आर्किटेक्चर लेवल पे। उस स्टेप को हम बोलते हैं एम्बेडिंग्स। Embedding. शायद सुना हो आप लोगों ने। Yes, I was asked to I was asked to a question for embedding. ओके हाँ, मैं एम्बेडिंग्स ही समझा रहा हूँ। तो अपना जो है पार्ट, ये जो एम्बेडिंग्स का, मैं एक मिनट मैंने यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो चंकिंग और वेक्टर डेटाबेस के बीच में एम्बेडिंग्स आता है। एम्बेडिंग सिंपल, पता है क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है एम्बेडिंग सिंपल होता है कन्वर्जन ऑफ चंक्स इनटू वेक्टर्स। हम अपने चंक्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें उनको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना है। वेक्टर डेटाबेस में केवल वेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं। वेक्टर्स मतलब जिनके पास आई कैप के पैक एक एड्रेस होता है, सिंपल न्यूमेरिक एड्रेस जिसके पास होता है। तो हमने अपने सिंपल टेक्स्ट चंक्स को एक न्यूमेरिकल एड्रेस असाइन कर दिया। उसी प्रोसेस को हमने बोल दिया कन्वर्जन, और उसी प्रोसेस को हमने बोल दिया एम्बेडिंग्स, जो कि कन्वर्ट हो रहा है चंक्स इनटू वेक्टर्स, राइट। ये एम्बेडिंग्स हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इसके लिए हमें एम्बेडिंग मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि जेमिनाई का मान लेते हैं, या जेमिनाई का या गूगल का एम्बेडिंग मॉडल है, जिसका भी हम एम्बेडिंग मॉडल यूज कर सकते हैं। जेमिनाई का एम्बेडिंग मॉडल यूज कर सकते हैं, ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल यूज कर सकते हैं। तो इन सब के एम्बेडिंग मॉडल्स बने हुए हैं ऑलरेडी। तो उन एम्बेडिंग मॉडल्स की हेल्प से हम इन चंक्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी टेक्स्ट चंक्स को एक एड्रेस असाइन कर रहे होते हैं। उस एड्रेस के साथ हम इन चंक्स को स्टोर कर देते हैं किसमें? वेक्टर डेटाबेस में। आई होप यहां तक ये आर्किटेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। So विकल्प, मेरे 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, एक बताइए तो प्लीज। ये कि जैसे एम्बेडिंग के लिए हम कोई भी मॉडल यूज कर रहे हैं, कि सपोज जेमिनी कर रहे हैं हम। हाँ जेमिनी जैसे गूगल का मॉडल है, हाँ तो मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि हम ये खाली तभी यूज कर सकते हैं हम अगर कोई जीसीपी का कोई वेक्टर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, सपोज अगर हम एज्योर का कर रहे हैं तब भी हम जेमिनी यूज हाँ, कर सकते हैं? तब भी ऐसा यूज कर कोई सकते कॉम्बिनेशन नहीं है कि हैं। मतलब नहीं वही नहीं, होना चाहिए, वैसा नहीं है? यू आर फ्री टू यूज एनी मॉडल विद एनी ठीक है, एपीआई की ठीक एलएलएम। है। और दूसरी चीज, ये जो आपने सेटअप एपीआई, जो हमारा जो सेकंड स्टेप है, तो हाँ यहाँ जी, पे आर वी बिल्डिंग द एपीआईज और आर वी यूजिंग द एपीआईज, कॉलिंग द एपीआईज? वी आर ओनली कॉलिंग द एपीआई। आप लोग फ्रंट एंड से, तो आप लोग इसमें मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। सिंपल मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। मैं गूगल कोलैब से, मतलब हम जो भी एपीआई मैं कॉल कराना चाहता हूँ, जेमिनी का फॉर एग्जांपल, या ग्रॉक का कॉल कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम वीएस कोड में काम कर रहे होते तो ऑब्वियसली .env फाइल में हम इसको डालते, बट गूगल कोलैब में सीक्रेट्स का ऑप्शन होता है, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली एपीआई की डाल दिया, उसका नाम डाल दिया। अब मैं इसको हम कॉल कराने के लिए यूजर डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं, तो कोलैब से मैंने यूजर डेटा इंपोर्ट किया, ग्रॉक एपीआई की को बस सीधे कॉल कराया .get ग्रॉक एपीआई की, और साथ में मैंने बस कंडीशन लगा दी चेक करने के लिए वेदर इट इज रिट्रीव्ड और नॉट। तो सिंपल ये सेटअप हो गया। ठीक है। और अगर इनकेस हमें एपीआई बिल्ड करना हो तो उसके लिए फ्रंट एंड के लिए चाहिए हमें रिसोर्स? एपीआई बिल्ड आप जब करेंगे ना, आप अपने मॉडल को सर्व करेंगे, तो उसके लिए फास्ट एपीआई बिल्ड करेंगे, राइट? उसी के लिए पूछ रहे हैं आप। हाँ, हाँ, तो जब एग्जैक्टली। जब आपका मॉडल पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, तो एंड में फिर आप अपना फास्ट एपीआई की बिल्ड कर सकते हैं। उस एपीआई, फास्ट एपीआई को आप फिर मतलब डिप्लॉय कर सकते हैं अपना एज्योर पे। वो पूरा प्रोसेस भी मैं बता दूंगा सारा का सारा। ठीक है। अच्छा, हाँ लास्ट क्वेश्चन, हाँ कि जी, जहाँ पे आपने ये लिखा कि लोडिंग द डाटा और फीडिंग द डाटा टू रैग, हाँ जी, तो यहाँ पे हम एलएलएम को ट्रेन कर रहे हैं, एलएलएम को हम हाँ अपना जो जो भी डाटा है वो हम उसको दे रहे हैं। तो हम हाँ, ये जो अभी एलएलएम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई ओपन एआई का एलएलएम यूज कर रहे हैं जी, या कुछ ओके, भी यूज कर रहे हैं, देखो, तो उसको हम क्या मतलब वो एलएलएम जो देखो, क्योंकि वो एक जो एलएलएम है वो तो पूरी दुनिया यूज कर रही है उसको, तो राइट। हम जो उसको ट्रेन कर रहे हैं हमारा डाटा, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरा यूजर उसको सर्च करता है, तो क्या वो एलएलएम हमारे डाटा को भी यूज करेगा उसको रिजल्ट देने के लिए, या कैसे करेगा? हाँ, मैं बताता हूँ। अभी आप जो ट्रेन कर रहे हैं, जैसे आप हम्म, सपोज फाइन ट्यूनिंग की बात कर लेते हैं, फाइन ट्यून कर हाँ, रहे हैं स्टार्टिंग में, हाँ, ठीक है, रैग ही नहीं बना रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं। हम्म, तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने डेटा के बेस पर उसको ट्रेन कर रहे हैं, बट वो रिजल्ट्स जो आपको ट्रेन रिजल्ट्स जो आएंगे वो आपके सेट ऑफ मतलब मॉडल के लिए आएंगे, राइट? ओके, हाँ, वो ठीक आपने है, जो मॉडल बनाया है उसके लिए वो ट्रेन हो गया, योर मॉडल स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुई उसकी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी,
तो वो पूरा एलएलएम मतलब हमने ट्रेन नहीं किया, हमने अपने मॉडल नहीं। के थ्रू उसको ट्रेन किया है। हाँ, हम पूरा एलएलएम को ट्रेनिंग, उसके लिए तो हमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा लगेगा अगर हम हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि उसमें तो फिर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राइट 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 राइट। तो हम अभी फाइन ट्यूनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग यहाँ तो हम केवल प्रॉम्प्ट बेस्ड ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, और फाइन ट्यूनिंग में बता दूंगा लेटर ऑन जब मैं और एडवांस ठीक है हैंड्स ऑन कराऊंगा। तो ठीक है। फाइन ट्यूनिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है और उससे बहुत बेनिफिट्स भी रहता है हमारे पास। तो अभी बट हम जो ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पे, अभी जैसे मैं लोड कर रहा हूँ, फीड कर रहा हूँ, तो अभी मैं ट्रेन भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं दे रहा हूँ एलएलएम को कि अपने डेटा का मैंने जस्ट आई हैव गिवन द एक्सेस टू द एलएलएम कि ये दिस इज माय डेटा एंड यू आर अलाउड टू एक्सेस दिस डेटा एंड you only have to answer from this data only. You don't अच्छा have to answer apart ठीक from है। this data. तो अगर मैं आपके यूज केस के हिसाब से जाऊं, आपने बोला कि आपके जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें क्या था कि यूजर जो था, जो आपकी कंपनी की जो इंटरनेट पॉलिसीज थी वो पीडीएफ को गो थ्रू करता था, एट द सेम Right. टाइम वो इंटरनेट पे भी जाके रिसर्च करता था कि कोई इमीडिएट चेंजेस तो नहीं हुआ, कोई रिसेंट चेंजेस नहीं हुआ। तो अगर मैं इस वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग जाऊं, तो हाँ जी। यहाँ पे अगर हमें वो इंट्रोड्यूस करना है कि वो इंटरनेट पे जाके रियल टाइम यूज कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे इस वर्कफ्लो में? हाँ मैं बताता हूँ, जैसे मैं आपको एक और थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल देता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ बस मैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम ह्यूमन बॉडी की बात कर लेता हूँ मैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सिंपल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बायो में हमने पढ़ा होगा कि ब्रेन है, ब्रेन से पूरी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड से सारी नर्व्स निकल रही हैं, तो पूरी की पूरी बॉडी उस नर्व्स के मतलब उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही है, उसी से अटैच्ड है, राइट। तो ये जो ब्रेन से लेके पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स निकल रही हैं, ये सारा का सारा हमारा लैंगचेन फ्रेमवर्क है। अगर हम लैंगचेन की बात कर रहे हैं, अगर लैंग्राफ पे काम कर रहे हैं तो वो हमारा लैंग्राफ हो गया फॉर एग्जांपल, राइट। अब जो ब्रेन है वो हमारा एलएलएम हो गया, ये लैंगचेन हमारा फ्रेमवर्क हो गया। अब इस फ्रेमवर्क पे मैं जितनी भी चीजें ऐड कर रहा हूँ, जैसे हैंड्स है और लेग्स है, बॉडी है, ये टूल्स हो गए हमारे, राइट। तो अब ये जो टूल है ना, जैसे आपने बोला वेब सर्च के लिए, तो वेब सर्च जो है ना वो टूल है, उसे एक बार हम पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बनाने के बाद लेटर ऑन उससे इंटीग्रेट करते हैं अपनी बॉडी से। तो ऐसे ही हम इसमें यहाँ पे उसमें लेटर ऑन अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मल्टीपल टूल्स हम उसमें क्रिएट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं वो समझ गया मैं, इंटीग्रेट कर देंगे, बट वो कौन से एक्शन पे, सपोज अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को फिफ्थ एक्शन पे जाके उसको करना ये बोल रहे है, हैं, हाँ हाँ, कि ठीक कौन है, से स्टेप पे जाके मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? वो मैं बताता हूँ। अभी ये मैं इसके बाद ही आऊंगा, टूल्स का भी स्टेप पे आऊंगा। जैसे ठीक आपने है। यहाँ तक ये सारा का सारा समझ लिया कि हमने चंकिंग कर ली, चंकिंग करने के बाद हमने उनको कन्वर्ट कर दिया एम्बेडिंग्स में, एम्बेडिंग्स के बाद हमने उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर दिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करने के बाद जो नेक्स्ट थिंग हम करते हैं, हम बनाते हैं एक रिट्रीवर। अभी मैं बताता हूँ उसको, मैं आपके वाले स्टेप पे भी आऊंगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? वो अगले आगे आगे पार्ट का क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं, टूल्स इंटीग्रेशन वाला, स्टेप पे करेंगे। एनी आई एम क्वेश्चन डन, इसके आई एम अलावा? डन। राहुल और निशांत, आपका कुछ? नहीं सो फार गुड यार। नहीं मेरा कुछ। ओके ओके ठीक है, मैं फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। और जैसे हमने मैंने सारा का सारा अपना जो चंक से एम्बेडिंग्स थे वो वेक्टर डेटाबेस में हमने सेव कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद अब हमारा क्या है कि अब हमें उससे एक्सेस चाहिए। तो एक्सेस के लिए हम सीधे सिंपल क्या बना देंगे, एक रिट्रीवर बना देंगे, रिट्रीवर एजेंट बना देंगे, ठीक है। वो रिट्रीवर क्या करेगा? वो रिट्रीवर सिंपल हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी क्वेश्चन पूछा अपने मॉडल से, वो क्वेश्चन को लेके रिट्रीवर गया, रिट्रीवर वेक्टर डेटाबेस में जाएगा, जो भी सर्चिंग स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ सेमेंटिक यूज किया है, उस सर्चिंग स्ट्रेटेजी के बेस पे वो उस वेक्टर डेटाबेस से रिलेटेड चंक्स को लेकर आएगा। उन चंक्स को वो फिर फीड करेगा, मतलब एलएलएम को। एलएलएम उन चंक्स को इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद उनको एनालाइज करने के बाद एक आंसर क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। वो आंसर मुझे वापस से मेरे फ्रंट एंड पे मुझे दिख जाएगा। बाकी सारा का सारा प्रोसेस जो हो रहा होगा वो बैक एंड पे हो रहा होगा। ये फ्लो रहता है सिंपल। जैसे और बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे नॉर्मली लाइब्रेरी की अगर बात करते हैं, लाइब्रेरी मल्टीपल बुक्स हैं, ऐसे समझ लो आप, बहुत इजीली और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक्स हैं, तो वो सारे के सारे बुक्स जो रखे हैं ना, उनको एज अ चंक्स दीजिए आप। वो एक चंक है, अलग अलग चंक्स है हमारे डेटाबेस के। रिट्रीवर जो है ना वो सिंपल एक एक लाइब्रेरियन का असिस्टेंट है। लाइब्रेरियन हमारा एलएलएम हो गया, एक असिस्टेंट हो गया। वो जाता है, हम यूजर है, हमने बोला कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट जाता है, उससे रिलेटेड 4 बुक्स लेकर आता है। मैंने पूछा मान लो मुझे एस्ट्रोफिजिक्स की बुक चाहिए, वो 4 किताबें एस्ट्रोफिजिक्स की लेकर आता है। किसको देता है? लाइब्रेरियन को। लाइब्रेरियन 4 को एनालाइज करता है, फिर उसमें से एक हमें पकड़ा देता है, बोलता है ये तुम्हारे लिए सबसे बेटर है।
तो वो लाइब्रेरियन जो था वो एलएलएम था, वो 4 चंक्स लेकर आया रिट्रीवर, उन 4 चंक्स को एनालाइज करके उसको जो बेस्ट आंसर लगा एलएलएम को हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसने वो हमें दे दिया। ये अंदर का फ्लो रहता है। आई होप इससे थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। ठीक है, ये रिट्रीवर का काम है एग्जैक्टली। तो वंस रिट्रीवर एजेंट जो होता है वो हमें आई मीन एलएलएम को आंसर कर देता है, फिर हम इसको क्या कर देते हैं, इसको सिंपली बाइंड कर देते हैं। रिट्रीवर एजेंट क्रिएट करने के बाद हम इसको बाइंड कर देते हैं, बाइंड विद एलएलएम, हम इसको एलएलएम के साथ बाइंड कर देते हैं। तो जो भी ये रिट्रीव करके लाएगा वो सबसे पहले एलएलएम को देगा। एलएलएम के साथ बाइंड करने के बाद कुछ स्टेप्स और होते हैं, अभी मैं उतना नहीं जाऊंगा वरना एकदम से बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी, बट मैं यहाँ पे जो टूल्स वाला स्टेप था मैं वो समझा देता हूँ। हमने एलएलएम के साथ रिट्रीवर को बाइंड कर दिया और हमने साथ में यहाँ पे टूल्स इंटीग्रेट कर दिए। आप पूछ रहे थे किस स्टेप पे आएगा, वो यहाँ आ जाएगा हमारा। हमने रिट्रीवर बना दिया, उसके बाद हम टूल्स क्रिएट करेंगे। पहले तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम टूल्स क्रिएट करेंगे, और उन टूल्स को फिर हम लेटर ऑन अपने एलएलएम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। पहले तो सारे टूल्स बना लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने एलएलएम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, अपने रिट्रीवर एजेंट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। फिर लास्ट में हम जो बनाएंगे इसके बाद, इस बेसिक रैग में हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे एक रैग चेन। ये रैग चेन जो होगा हमारा फाइनल स्टेप होगा इस बेसिक आर्किटेक्चर के अंदर। तो इस रैग चेन में हम क्या करेंगे, टूल हमारे बन गए हैं, एलएलएम हमारे इंटीग्रेट हो गया, रिट्रीवर हमारे पास है, तो जो भी हम यहाँ से फ्लो हो रहा है, मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन का फ्लो होगा वो इन सारी चीजों से पास होते हुए, एनालाइज होते हुए हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो रैग चेन हमें फाइनल आंसर आउटपुट की फॉर्म में हमें दे देगा, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एक रैग एजेंट बना रहे हैं। रैग एजेंट का एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं हम रिएक्ट एजेंट भी बोलते हैं। रिएक्ट एजेंट सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरई मतलब ये रीजनिंग कर रहा है साथ ही साथ एक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी जो भी हमारी क्वेरी हमने फीड करा रखी है उसके बेस पे रीजनिंग हो रही है। रीजनिंग के साथ साथ एलएलएम फिर डिसाइड कर रहा है कि व्हाट एक्शन इट हैज टू टेक। सपोज मैंने टूल्स बना रखे हैं, मान लेते हैं 4-5 टूल्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक टूल्स की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन टूल बना रखा है, एडिशन बना रखा है, सब्ट्रैक्शन बना रखा है। अब मैंने एलएलएम से पूछा कैन यू मल्टीप्लाई 3 with 1000, तो एलएलएम कैसे, मतलब मैंने अपने मॉडल से पूछा तो वो क्या करेगा, उसका फ्लो क्या रहेगा, 3 with 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 with 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए वो क्या करेगा, एलएलएम उसका पूरा का पूरा एजेंट जो होगा वो एक्सेस करेगा उसके पास टूल्स कौन से हैं, फिर वो डिसाइड करेगा कौन से टूल को उसको कॉल कराना है। अगर उसको समझ में आता है कि इट इज हैविंग अ मल्टीप्लिकेशन टूल विद इटसेल्फ, तो फिर वो बोलेगा कि इट हैज टू कॉल दैट मल्टीप्लिकेशन टूल, उसको कॉल कराएगा। जब कॉल कराएगा तो उसको वो डेटा देगा कि 3 और 1000 उसके तो दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, उसका रिजल्ट वो टूल जो होगा 3 और 1000 को मल्टीप्लाई करने के बाद 3000 जो रिजल्ट देगा वो इंटरप्रेट होगा एलएलएम के द्वारा, फिर वो एलएलएम हमें फाइनल आंसर दे देगा। कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर और फ्लो काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बेसिक ओवरव्यू समझ में आया, जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया उसमें। या विकल्प गुड है। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पार्ट, एनी क्वेश्चन, कोई डिस्कशन, कुछ पूछना हो या कुछ डिस्कस करना हो, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। Yeah, so some basic question, like, so जो अभी LLM का output है, so हाँ जी। LLM will be giving some results, right? So in the form of like we ask question and it will be giving results, right? So वो जो results आ रहे हैं, right? How will you determine that those results are like accurate? वो LLM की output को आप test कैसे करोगे कि वो accurate है? कि प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे तो 1000 डॉक्यूमेंट थे, तो 1000 डॉक्यूमेंट मैंने फीड कर दिए, तो इनका जो अभी आउटपुट आ रहा है ये करेक्ट है नहीं है, इसको मैं कैसे टेस्ट करूं, कैसे टेस्ट? हाँ, जैसे विकल्प मेरे एक प्रोजेक्ट में क्या था, उसमें भी ऐसे ही था कि उसमें आई डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली डेवलपर वाज डूइंग, बट जो उसने हमें जो दिखाया था ड्यूरिंग द टेस्टिंग और ड्यूरिंग द डेमो, तो उसमें वो लोग कुछ एक नंबर डिफाइन करते हैं कि अगर लाइक इफ द रिजल्ट इज 9 तो ये रिजल्ट जो है 80% एक्यूरेट है, और अगर रिजल्ट इज 5, कॉन्फिडेंस स्कोर बोलते हैं उसको, तो अगर रिजल्ट इज 5 तो ये 40% एक्यूरेट है,
तो वो चीज कहाँ होती है और वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी हमें रखनी है? क्योंकि देखो हर उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं रख सकते, क्योंकि 100% के लिए तो वो फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा लूप में जाएगा और हमें गलत रिप्लाई भी दे सकता है जो LLM है। तो उसकी वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी हमें रखनी है इसके लिए? ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। सी, इसमें ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन है इसे हम इवैल्यूएशन लेयर बोलते हैं। मतलब ये भी पूरी रैक की लेयर है, इसमें मल्टीपल लेयर्स और होता है। तो उसमें हम एक इवैल्यूएशन या कह सकते हैं वेरिफिकेशन लेयर ऐड करते हैं। उस लेयर के अंदर यही होता है, उस लेयर का काम ही यही है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्या वो जो आंसर एलएलएम ने दिया, आपके टूल्स ने, सारी चीजों ने, आपके मॉडल ने जो आंसर दिया, क्या वो कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, राइट? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम छोटे लेवल पे तो उसको चेक कर सकते हैं, बट बड़े लेवल पे जब हम स्केल कर चुके हैं अपने रैग मॉडल को या रैग बॉट को, तो फिर वहां पर आप कैसे हर एक क्वेश्चन को चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक वैलिडेशन लेयर क्रिएट करनी पड़ती है, जहां पर हम इवेल्युएट कर रहे हैं वेदर वी आर गेटिंग अ करेक्ट आंसर और नॉट, उसकी एक्यूरेसी, उसका कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। उसके कई तरीके होते हैं, मैं बेसिक उसके तरीके बताता हूँ कि मतलब सबसे सिंपल तरीका होता है हम उसकी सोर्स बेस्ड वैलिडेशन करते हैं। मतलब उसमें क्या है कि वो जो भी आंसर लेकर आया डॉक्यूमेंट के किस पार्ट से, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कुछ है ये जब भी चंकिंग करता है तो उनके साथ में ना मेटा डेटा रहता है हमेशा। तो अब किस सोर्स डॉक्यूमेंट, किस पेज नंबर से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, एक तो ये कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीज है ये। बट हम हायर लेवल पर जब स्केल कर देते हैं ना, तो वहां पर हम रिट्रीवल चेक लगाते हैं। उस रिट्रीवल चेक में क्या रहता है, मतलब हम ये चेक करते हैं कि टॉप रिट्रीव जो चंक्स हमारे पास आ रहे हैं, इसमें क्या है, जब हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं ना चंकिंग के बाद एम्बेडिंग्स हो, तो यहाँ टॉप के इक्वल टू 2 या टॉप के इक्वल टू 5 लगा देते हैं कि हम ये बोल देते हैं कि उसको टॉप रिट्रीवर को टॉप 5 चंक्स लेकर आने हैं, वो उसको देना है एलएलएम को। अब वो जो टॉप 5 चंक्स लेकर आ रहा है, टॉप रिट्रीव चंक्स लेकर आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है ना, क्या वो रेलेवेंट है, क्या उनमें एक्चुअल में आंसर है भी या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीजें हम रिट्रीवल चेक के अंदर कर देते हैं, रिट्रीवल चेक हम लगा देते हैं। इसके अलावा हम जो आप बोल रहे थे ना स्कोर वाला, मतलब एक वैल्यू दे देते हैं, उसको हम सिमिलैरिटी स्कोर चेक बोलते हैं, या फिर हम कॉन्फिडेंस स्कोर चेक उसको बोल सकते हैं। तो हम उसमें अपने कंडीशंस के हिसाब से हमने लगा दी कि फॉर एग्जांपल स्कोर इज ग्रेटर देन, मान लेते हैं 1 तक की वैल्यू, तो स्कोर इज अगर ग्रेटर देन 0.8 तो हम मान लेते हैं इट इज गुड, स्कोर इज लेस देन मान लेते हैं 0.5 तो हम कह सकते हैं आंसर थोड़ा सा इररेलेवेंट हो सकता है। तो वो स्कोर चेक हम लगा देते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं स्कोर चेक की। उसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट चीज और होती हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रिसीजन और रिकॉल। मतलब 3 तरीके से हम इसमें वैलिडेशन करते हैं। एक तो हमारा आंसर मैचेस, मतलब कॉन्टेक्स्ट वाला हो गया, जैसे मैंने बताया स्कोर चेक वाला, इसे फेथफुलनेस बोल देते हैं टर्म्स में। और दूसरा हमारा होता है प्रिसीजन, और लास्ट एक और होता है हमारे पास रिकॉल। अब प्रिसीजन मतलब प्रिसीजन के और रिकॉल के करके होता है ये। तो इनमें मतलब क्या डिफरेंस होता है, इनको कब लगाया जाता है, मैं वो बताता हूँ। देखो, जैसे ये सिंपल मैट्रिक्स है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, जब भी हमने वो लगाया तो ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। तो प्रिसीजन क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि जो भी सेट ऑफ हमारे पास चंक्स रिट्रीव हुए, जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आए, तो आई मीन आउट ऑफ ऑल दोज रिजल्ट्स हमें प्रिसीजन ये बता रहा है कि हाउ मेनी आर एक्चुअली करेक्ट। सबसे पहली चीज, प्रिसीजन का काम इतना है, प्रिसीजन चेक का काम इतना है कि जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए उसमें से कितने सही हैं। और रिकॉल का काम इतना है कि आउट ऑफ करेक्ट आंसर्स, जो भी हमारे पास सही आंसर्स आए, आउट ऑफ ऑल द करेक्ट आंसर्स अवेलेबल, हाउ मेनी डिड वी एबल टू फाइंड। ये हमारा एलएलएम कितने उन करेक्ट आंसर्स में से, मतलब जितने भी हमारे पास करेक्ट आंसर्स अवेलेबल थे उसमें से कितने करेक्ट आंसर्स वो फाइंड कर पाया। तो ये दो चेक्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिसीजन के और रिकॉल के। इन दो के बेस पे हम मेनली अपना वैलिडेशन और इवैल्यूएशन करते हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो इसमें। मतलब मैंने ओवरव्यू दिया है, अभी इन डेप्थ नहीं कुछ भी बताया, जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू टुडे। या नहीं तो जो ये प्रोसीजरल रिकॉल है, ये टेस्टिंग टीम कैसे चेक करेगी? लाइक ये तो हमें ये मॉडल तो में टॉप के तो आप यहाँ मॉडल में फीड कर दोगे, राइट, कि टॉप की हाँ, वैल्यूज उठा ले, राइट, बट टेस्टिंग टीम हाउ विल इट टेस्ट कि जो आउटपुट आ रही है, राइट, हाँ जी। वो करेक्ट है, कितनी करेक्ट है, वो कैसे चेक करेगी? मान लो अब क्लाइंट बोलता है कि यार आपने दे दी, राइट, अभी यूएटी फेज में आ गए, तो कैसे टेस्ट करेंगे? हम्म। नहीं, ये जो आप जो टेस्टिंग टीम है ना, वो भी मॉडल में ही होगा, उसको मॉडल में ही तो हम इंटीग्रेट करेंगे। वाले पार्ट को भी वी आर गिविंग इन दी मॉडल ओनली। हाँ, तो हम इसको जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं बताता हूँ।
इसमें हम कुछ मतलब मैट्रिक्स क्रिएट कर देंगे, जैसे प्रिसीजन, रिकॉल और मैं बताया स्कोर वाला मैट्रिक्स। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ट्रेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट्स। हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में हम इसको दे सकते हैं। उसके अलावा हम स्कोर कैलकुलेट करने का एक लॉजिक इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल थिंग्स वी हैव टू क्रिएट विद इन दिस लेयर। उसके बेस पर एक स्कोर निकलेगा, प्रिसीजन स्कोर निकलेगा, उसके बेस पे रिकॉल स्कोर निकलेगा, एक्यूरेसी स्कोर निकलेगा। उसके बेस पे इवैल्यूएट होगा कि वेदर द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज करेक्ट और नॉट। नहीं मतलब जैसे वो ठीक है, वो स्कोर आप, पर जो मान लो आपके पास अब जो मैनुअल एसएमई काम कर रहा है, राइट, इट हैज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, तो जो उसको तो पता है कि इसका क्या आंसर है, राइट, तो उसको फिर भी हाई लेवल नॉलेज होगी, बट जो टेस्टिंग हाउ विल ही एग्जामिन कि जो आउटपुट आ रही है, so let's say हमने कोई डॉक्यूमेंट है बहुत सारे, टैग हमने दे दिया, ठीक है, क्लाइंट का एक शेयर भी दे दिया, राइट, उसमें 1000 डॉक्यूमेंट्स, तो हमने पूछ लिया कि यार ये जो क्लाइंट ने जर्नल बनाया है, जो भी किया है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, कुछ भी है, राइट, तो वो प्रिसीजन स्कोर के मतलब लिए हमें आप एक सोर्स देना पड़ता है। आप आप सोर्स की बोल ऑटोमेटिक रहे हैं क्या? सोर्स ट्रुथ इज अ डिफरेंट थिंग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिंपल है, मेरा मॉडल है, आपने मॉडल बना दिया, मैं क्वेरी कर रहा हूँ, उसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, और मॉडल जो प्राइवेट डाटा है दैट इज रैग, राइट, कि आप प्राइवेट डाटा करते हो, राइट, वहां जाके क्वेरी करके आंसर ला रहे हो, ठीक है, तो बट राइट, उसको आप कैसे बोलोगे कि यार ये मेरी आउटपुट कितनी सही है, राइट, व्हाट आर द स्टेप्स, लाइक, ठीक है। तो मैं वो स्टेप्स बताता हूँ उसके। समझ गया मैं आपको क्वेश्चन। सही, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले हमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करके उसको फीड करना पड़ेगा। मतलब एक हमें डेटा बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा था सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो हमें पहले वो बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मेरा डेटाबेस है जिसमें एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं जैसे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में चीजें रिलेटेड टू इंडिया है, तो मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस डाल दिए, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाल दिए। फिर मैं क्या करूंगा, एक ग्राउंड ट्रूथ उसमें डालूंगा। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर डाल दिया न्यू दिल्ली, दूसरे क्वेश्चन का आंसर डाल दिया मैंने सत्या नडेला, जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कुछ आउटपुट्स डाल दिए मॉडल के। तो इस तरीके से मुझे पहले तो एक अपना पूरा का पूरा डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे जो मतलब प्रिसीजन और रिकॉल का कोड लिखना पड़ेगा। जैसे डीएफ करके मैं मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसमें प्रेडिक्शन डाल रहा हूँ, ग्राउंड ट्रूथ डाल रहा हूँ, करेक्ट, मैं उसमें करेक्ट का स्कोर लगा दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, जैसे करेक्ट इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से मुझे प्रेडिक्शन और ट्रुथ इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा विद इन द कोड वंस माय सोर्स ऑफ ट्रुथ डेटा इज प्रिपेयर्ड। उसके बेस पर फिर मैं इसको इन मैट्रिक्स को रन करूंगा, इन मैट्रिक्स का स्कोर निकालूंगा। उस स्कोर के बेस पर जब मेरे मॉडल में ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंट होगा, तो सेम कोड उस मॉडल में अप्लाई होगा। उसके बेस पर वो हर आंसर का एक स्कोर क्रिएट करके देगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इवेलुएट करेंगे। स्कोर आने के बाद भी फिर हम एक और डीएफ मतलब एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम उस पूरे स्कोर को इवेलुएट कर रहे होंगे विद द एलएलएम। तो वहां पर वो स्कोर एनालाइज हो रहा होगा, वो उसको भी एलएलएम ही जज कर रहा होता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। ओके ओके, तो इसमें हम लाइक वो करने के लिए हम जो लाइक डाटा यूज करते हैं, राइट, सो जो वो सेम यूज करते हैं, डिफरेंट यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए? सेम यू डेटा यूज करेंगे। आपने जो डेटाबेस डाल रखा है ना, उसी से कुछ सैंपल निकाल कर हम टेस्टिंग के लिए करते हैं। हाँ, सेम डाटा यूज करेंगे, राइट। बट फिर आपका जो रैग आर्किटेक्चर होगा, आप उसकी लाइक एक्यूरेसी कैसे निकालोगे अगर आप सेम ही डाटा यूज कर रहे हो? मान लो आपने वो अभी बनाया कि सेम सेट ऑफ लाइक, आपने जो अपना रैग मॉडल बनाया, राइट, तो आपने what you did, you use it, let's say you use it for the one client, right, so अगर हम सेम डाटा यूज करेंगे तो आपको जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, बायस है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक आप बात है आपकी। कैसे आप बट डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आप सेम डाटा यूज करोगे। नहीं डिटेक्ट करेगा, मैं बताता हूँ। वो जो आप सेम डेटा की बात कर रहे हैं, तो हम एक्यूरेसी किसकी निकाल रहे हैं? हम तो अपने उसी की एक्यूरेसी निकाल रहे हैं ना जिस पर हमने पूरा का पूरा दे रखा है। आई मीन अगर हम सेम डेटा भी यूज कर रहे हैं, तो हम जिस डेटा सेट को हमने फीड करा रखा है उसी के आंसर्स की रेलेवेंसी चेक कर रहे हैं ना, करेक्ट?
राइट। तो उस सेम डेटाबेस में से ही हम सैंपल्स निकाल कर अपना सोर्स ऑफ ट्रुथ क्रिएट करते हैं, उस पर रिकॉल और प्रिसीजन चलाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम अपने एलएलएम को एक तरह से ट्रेन कर रहे हैं उसी सेंस में, उस पर्टिकुलर तरीके से। तो जब भी कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारा डेटाबेस तो सेम ही है बट क्वेश्चन तो कुछ और हो सकता है। तो हमने जो सोर्स ऑफ ट्रुथ के बेस पर उसको प्रिसिजन रिकॉल मैट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए बोला है, वो उसी अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन पर सेम सिनेरियो से उसी को अप्लाई करेगा और वहां से जो स्कोर जनरेट करेगा उसके बेस पे वहां से वो एक्यूरेसी डिफाइन कर देगा कि इतनी एक्यूरेसी निकल कर आ रही है। तो मेथोडोलॉजी तो वही रहनी है, डेटाबेस तो हम वैसे भी नहीं बदलेंगे, हम सेम डेटा तो रखना पड़ेगा, सोर्स ऑफ ट्रुथ तो हमें वही रखना पड़ेगा ना। ओके वो ओके। बात और होती है आप कि मॉड्यूल डेटा, कैसे डिसाइड कर? आप जो हाँ आपने क्वेश्चन किया था, आपका क्वेश्चन भी सही है कि अगर डेटा ड्रिफ्टिंग आपकी बहुत ज्यादा हो रही है, आपका हर रोज डेटा अपडेट हो रहा है, राइट, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको अपने प्रिसिजन और रिकॉल मैट्रिक्स को मतलब अपडेट करते रहना पड़ेगा। हाँ जी। ओके ओके ओके। दैट्स फाइन। ठीक है, बट आप लाइक आप डिसाइड कैसे करोगे? लाइक मान लो आप जो यूज कर रहे हो, मान लो क्लाउड ओपर्स या कोई भी यूज कर रहे हो, right? तो हाउ विल यू डिटरमाइन कि कौन से एलएलएम से आपका ये आपके रिजल्ट अच्छे आए? सो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा यूज कर रहा है, कौन ये, सा यूज करना हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये भी एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मतलब हमें अब इस केस में क्या है, जैसे वो अब डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में मैंने टेस्ट करे हुए हैं काफी, तो मुझे समटाइम्स जेमिनाई से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, ओपन एआई से भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, ग्रॉक से भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये तो मेनली डिपेंड करेगा कि आपकी कॉस्ट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि सबकी कॉस्ट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही। तो वो उस पे डिपेंड करेगा। आई मीन हाउ यू हैव टू डिसाइड व्हिच एलएलएम टू यूज ना। ओनली कॉस्ट पे डिपेंड करेगा अगर आप लाइक? मतलब पहली फर्स्ट थिंग तो कॉस्ट पे डिपेंड करेगा कि मतलब सब पहले बात की कितनी कॉस्ट है। उसके अलावा यूज केसेस आप मतलब सिंपल कुछ हम थोड़ा सा उसको भी इवेलुएट कर सकते हैं कि कुछ हम टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग हम जगह बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो हमें उसके कुछ टेस्टिंग सिनेरियोज भी बनाने पड़ेंगे। प्रोड में डिप्लॉय करने से पहले हम उसको डेव में अलग अलग एलएलएम्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग। जैसे हम ओपन एआई के साथ हम 20-50 क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, ये क्यूए टीम को करना होगा। आई मीन अलग अलग जैसे 3 एलएम्स में आप डिसाइड करना चाह रहे हो, तीनों को इंटीग्रेट करके 20-50 क्वेश्चंस के बेस पर टेस्ट करें, उसके रिजल्ट्स को चेक करें, एनालाइज करें, तब आप मूव ऑन करें कि आगे चल के आपको डिप्लॉय करना है कि नहीं। तो ये कुछ टेस्टिंग्स हमें करनी पड़ेंगी। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इसमें भी वही मैं आपको बता, जैसे ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है ना, ये सारे के सारे रिकॉल प्रिसीजन यही काम आएंगे। मतलब इवन आपकी डेटा ड्रिफ्टिंग भी हो रही है ना, तब भी आप कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मतलब उसको सॉल्व करने का सिंपल यही तरीका है कि आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको। हाँ, इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, आप रीइवैल्यूएशन पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है, मतलब टेस्ट सेट जो होता है ना, रेगुलरली रन होता रहता है टेस्ट डेटा सेट, और उसमें हम पुराने वाले से नए वाले के रिजल्ट्स को कंपेयर करते रहते हैं। तो ये रीइवैल्यूएशन पाइपलाइन हम क्रिएट कर देते हैं और बेटर एक्यूरेसी के लिए, अगर हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस में डेटा ड्रिफ्टिंग काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, डेटा चेंज काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, रीट्रेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ये सारे पॉइंटर्स जो है ना, वो उनकी हेल्प से हम इसको टैकल कर सकते हैं, और इसी की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा एलएलएम हमें यूज करना है। ओके ओके ओके। गॉट इट गॉट इट। ठीक है ठीक है। तो आपके जैसे प्रोजेक्ट्स में आप ये लाइक ब्लू स्कोर और ये रॉक वगैरह भी यूज करते थे मैट्रिक्स की, लाइक, या मतलब मोस्टली मैनुअल करते थे जैसे आप लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह में टेस्टिंग करते थे उसके लिए? मतलब मैनुअल ही करते थे मेनली तो हम। ओके क्यूए ओके गॉट मतलब इट। प्रॉपर डेडिकेटेड क्यूए टीम है, तो फिर वही करती थी सारे। ओके ओके राइट। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब आप मैनुअली लाइक करोगे तो लाइक बहुत ज्यादा आपका वो लाइक आप बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो कि लाइक हाँ आपकी नॉलेज, लाइक जो ह्यूमन नॉलेज पे डिपेंड कर आपका जो वो जो होता है मैट्रिक्स आप होती है उस पर डिपेंड हो जाती है।
तो कोई ऑटोमेटेड टूल्स भी आपने यूज किए थे, लाइक कि एजेंट की आउटपुट टेस्ट करने के लिए कोई भी ऑटोमेटेड टूल या कोई थर्ड पार्टी टूल्स जिससे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं? ऑटोमेटेड टूल के लिए थर्ड पार्टी टूल तो नहीं यूज किए मैंने। ऑटोमेशन के लिए जो प्रोजेक्ट में यूज किया है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं वो तो यही रही हैं कि हमने एक प्रिसीजन रिकॉल कैलकुलेशन बनाया है, साथ में एलएलएम को एज अ जज इंटीग्रेट कर दिया है, जो कि कॉन्फिडेंस स्कोर क्रिएट करके उसको चेक कर रहा है। और उसके बाद मैचिंग जो हम यूज कर रहे थे, सेमेंटिक मैचिंग यूज कर रहे थे, वो एक एडवांस मैचिंग मतलब वो है तो उसमें टेक्निक है, तो उसको यूज किया। तो इसके बेस पर ही हमने किया हुआ है, मतलब जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी है वो इसी तरीके से की हुई है। मतलब ये एक तरह से हाइब्रिड अप्रोच है। ओके ओके ओके। तो विकल्प एक चीज बताइए कि जैसे सपोज आपने कुछ बिल्ड किया और आपने वो पूरा सोल्यूशन बिल्ड करने के बाद आप क्यूए टीम को हैंड ओवर कर देते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है? तो वो जो क्यूए टीम जो टेस्ट करती है, सपोज अगर वो किसी टूल को यूज कर रहे हैं लाइक सिलेनियम और एनी अदर टूल, तो उसमें से वो जो अगर उनका जो रिपोर्ट जनरेट होके आता है, फॉर एग्जांपल मतलब कि अगर उनका वो जो रिजल्ट है जो वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा है, या क्यूए टीम बोलती है कि ये रिजल्ट मतलब एज डिजायर्ड नहीं है, तो आप लोग कैसे फिर वापस आके अपने मॉडल में पूरा मतलब उसको गो थ्रू करके चेंज करते हैं, और यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस दिस टेस्टिंग टीम के नहीं कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन वी कैन प्रोवाइड, तो मतलब कैसे वो करते हैं उसमें? इस केस में ना सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मतलब हम डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते कि दिस इज अ बेस्ट सॉल्यूशन, द रिजल्ट आर वी आर गेटिंग आवर बेस्ट। और ये क्यूए टीम मतलब वो पूरा एक सबसे पहली मेन चीज तो यही है कि क्यूए टीम अपने टूल्स के ऐसे जो भी टूल्स वो इंटरनली यूज कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो जो हमने मतलब इवैल्यूएशन लेयर बना रखी है, हम उस इवैल्यूएशन लेयर को फिर से टेस्ट करेंगे। सबसे पहला काम जो हम पहला स्टेप जो करेंगे वो यही करेंगे। अगर रॉन्ग आंसर आ रहे हैं तो अलग केस है। अगर क्यूए सिंपल कह रहा है कि मतलब नॉट एज एक्सपेक्टेड, तो रूट कॉज में सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि एलएलएम की रीजनिंग चेक करेंगे कि एलएलएम रीजनिंग जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रॉम्प्ट ठीक पहुंचे कि नहीं कर पहुंचे। तो हम पहले उसको टेस्ट करेंगे हम अपने लेवल से मॉडल को वापस से, ठीक है। रिट्रीवल इशूज चेक करेंगे कि रिट्रीवल में क्या इशूज आ रहे हैं, जो हमने चंकिंग मेथोडोलॉजी मतलब चंकिंग मेथड जो यूज किया क्या वो दिक्कत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कुछ स्टेप्स रहेंगे। उसके अलावा फिर हम हेलुसिनेशन चेक कर लेंगे कि हमने जो प्रॉम्प्ट दे रखा है क्या उसके बेसिस पे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा है, एलएलएम हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। और उसके बाद मेन चीज फिर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिस पर ही आएंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिस पे हम मतलब प्रॉम्प्ट देके उसको इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके आंसर्स को उसके हेलुसिनेशन को कंट्रोल करने की और उसके आंसर्स को और मोर रेलेवेंट बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स थिंग्स जो हम कर सकते हैं। इससे भी ठीक नहीं हो सकता ना, तो फिर एक सिंपल तरीका है, हम उसके अलावा एक फीडबैक लूप बना देंगे। वो फीडबैक लूप सिंपल क्या कर रहा होगा, वो मतलब जैसे क्यूए टेस्टिंग हुई है, क्यूए की रिपोर्ट रूट केस एनालिसिस कर दिया हमने, मान लेते हैं डेटा को रिट्रीवल को प्रॉम्प्ट को फिक्स कर दिया है, फिर से रीटेस्ट होगा, फिर से रिपीट होगा, ये तो एक फीडबैक लूप बन जाएगा। तो हर बार जो फीडबैक जा रहा है उससे एलएलएम और ज्यादा ट्रेन हो रहा है और उससे वो इंप्रूव कर रहा है, तो ये फीडबैक लूप से धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी बढ़ते चली जाएगी। ये कुछ तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो ये सिंपल मतलब मैंने अभी आज बहुत ज्यादा इन डेप्थ कुछ नहीं बताया है कोड लेवल पे या वैसे कैसे हम इसको डिप्लॉय करना है, ये सारी चीजें, बट मैं आपको ओवरव्यू दिया। तो मुझे लगता है आई होप कि आपको ओवरव्यू रैक के बारे में कुछ जितना हम क्लास सेशन स्टार्ट करने से पहले तो उससे तो थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आई होप। यप 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 डेफिनेटली। हाँ तो ठीक है फिर मतलब इसको एक बार आप अगर चाहो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका डाल दूं क्या? डालने को डाल सकते हो, बट एज सच मतलब आई डोंट थिंक ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसको कहीं यूज तो करेंगे नहीं हम, बट ठीक है, रेफरेंस कभी फ्यूचर में काम आ सकता है, डाल दो आप। ठीक है, तो मैं ये डाल दूंगा। बाकी ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर इसके बारे में फिर इन डेप्थ कंटिन्यू करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। बाकी फिर मैं अब हर एक स्टेप इन डेप्थ स्टार्ट कराता हूँ जैसे भी रहता है, राइट। विकल्प अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो कब से फिर मतलब कल क्लास ले पाएंगे आप, या कैसे नेक्स्ट वीक से होगा, कैसे होगा? हाँ मैं एक बार विनीत से बात कर लेता हूँ तो प्लान कर लूंगा, अगर कल पॉसिबल हो गया तो कल ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक ओके यू सो विकल्प, या मच, नाइस थैंक यू, टॉकिंग टू यू एवरीवन, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।